का सेकंड पार्ट है जो आने वाले चंद दिनों में बकौल इमरान नियाज़ी साहब के वो करने जा रहे हैं। पिछली लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो एक कोशिश की गई इंतशार फैलाने की और अमन अमान तबाह करने की, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसको हमने बहुत कामयाबी के साथ उनको पसपा होने पर मजबूर किया। और जब वो इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो तादाद इतनी कम थी कि उनको ये खदशा पैदा हो गया कि अगर मैं रेड जोन गया तो मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का फोबिया है। वो एक ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं जिसके तहत इंसान गिरफ्तारी से उस पर शदीद खौफ तारी होता है, शदीद परेशानी लाहक होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि माजी में जब वकला तहरीक के दौरान मुख्तलिफ रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसमें हमारी पार्टी के रहनुमा शामिल थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, दीगर जमातों के रहनुमा शामिल थे, तो इमरान अहमद खान साहब उस वक्त भी दीवार फलांग कर भाग गए थे। और जब दीवार फलांगी तो उन्होंने कहा कि मैंने एक 10 फुट की दीवार फलांगी और जैसे ही मैं दीवार की उस पार पहुंचा तो मैंने देखा एक और दीवार थी, तो मैंने वो भी फलांगी और मैं फरार होने में कामयाब हो गया। मेरी बहनें घर पर थीं, मगर मैंने यही बेहतर जाना कि इस मौके पर दीवार फलांग कर फरार हुआ जाए। तो आप देखिए कि कभी सियासी स्ट्रगल में लोग जेलें काटते हैं, लोगों को ना हक भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, सियासी इंतकाम का सामना भी करना पड़ता है, और ये हमारे सियासी प्रोसेस का हिस्सा है। मगर देखिए, वो कहते हैं कि मेरी 22-23 साल की स्ट्रगल है, मगर इस स्ट्रगल में कहीं आपको जेल इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो शदीद फोबिया का शिकार है। और इसीलिए वो पंजाब नहीं आए, वो सिंध नहीं गए, उन्होंने किसी और सूबे का रुख नहीं किया। उन्होंने बेहतर यही जाना कि जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, जहां पे उनको सरकारी वसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है और एक आराम व इशरत की ज़िंदगी मुयस्सर है, वो भी सरकारी वसाइल पर, तो उन्होंने बेहतर यही जाना कि मैं पेशावर में पनाह लूँ। और जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल होने पर देखा कि वो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने फिलफौर वहाँ से दौड़ लगाई और बहाना करके वापस पेशावर चले गए। हालांकि आप जानते हैं अफवाहें थीं कि वो बनी गाला चले गए हैं, आपकी रिहाइश या बनी गाला में है या जमान पार्क लाहौर में है, मगर नहीं, आप पर इतना खौफ तारी है कि आप पेशावर में पनाह लेकर बैठे हैं। देखिए, हुकूमत इस बारे में बिल्कुल क्लियर थी कि हमने किसी को अमन अमान तबाह नहीं करने देना, हमने किसी को अफरा तफरी फैलाने नहीं देनी, हमने किसी को ये हक नहीं देना कि वो अवाम के जानो माल के साथ खेले, और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पंजाब के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए, हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं, हम आज भी अपने अफसरान के साथ खड़े हैं जिनको इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वीडियो क्लिप्स के ज़रिए थ्रेट किया। और ये इतनी दीदा दलेरी है कि कमाल अहमद नामी कांस्टेबल को सीने में गोली मारकर शहीद किया गया, और ये लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले ये कार्रवाई हुई। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया। लाहौर में भी जो मनाज़र आपने देखे कि एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की जा रही है। आप किसी को गाड़ी के नीचे देंगे तो रद्द अमल तो आएगा। और जो मेट्रो स्टेशन जलाए गए, दरख्त जलाए गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इनसे इसकी ज़हनियत वाज़े होती है कि इमरान अहमद नियाज़ी ये चाहते थे कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मैंने 3.5 साल इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, मईशत को
तबाहाली का शिकार किया, तो अब मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो मैं इंतशार फैलाऊं और मैं अफरा तफरी फैलाऊं, मैं एनार्की फैलाऊं और ऐसे हालात पैदा कर दूं कि यहां पर हर तरफ दंगा फसाद हो रहा हो, गली मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही हों, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की रिट को कायम किया और ये कानूनी कार्रवाई जो उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश की, वो बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की गई। अब आज इन्होंने 22A-22B की एक एप्लीकेशन दी है कि उन अफसरान के खिलाफ पर्चे काटे जाएं जिन्होंने गिरफ्तारियां की या जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जो लोग नक्शे अमन में मुलव्विस थे उनको रोका, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो हम इसके लिए भरपूर तौर पर तैयार हैं। किसी अफसर के खिलाफ आपको गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। 22A-22B पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस जजमेंट्स मौजूद हैं कि इसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि आप जब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे अपने लाहो लश्कर के साथ, तो आप चाहेंगे कि इस दफ़ा अमन व अमान ज़्यादा ख़राब हो, इसीलिए आप इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे रहे हैं। मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से ये वाज़े कर दूं, हम हर सिपाही, हर अफसर के पीछे खड़े हैं, उनको भरपूर कानूनी मावनत भी फराहम करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी अफसर, किसी अहलकार के खिलाफ कोई गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करे। हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं और वज़ीर आला ने इस बारे में अपनी वाज़े पॉलिसी दे दी है। आप दोबारा आएंगे, हम आपको दोबारा रोकेंगे। जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने किया, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने किया, सरकार के पैसों से लिए हुए गैस मास्क, सरकार के पैसों से खरीदे गए आंसू गैस के शेल, सरकार के पैसों से खरीदी गई गन्स, सरकार के पैसों से खरीदी गई आंसू गैस वाली गन्स, ये सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर्स के पैसे से इसलिए नहीं खरीदी गई थी कि ये दो सूबे, हम चाहते हैं वफाक और सारे सूबे आपस में हमांगी का मुजाहरा करें, मगर आपने क्या किया? दो सूबों ने सूबा पंजाब पर हमला किया और सूबा पंजाब के सरजमीन को पार करते हुए वफाक पर हमले की कोशिश की, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप पुरअमन एहतजाज करें, आइन और कानून आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, बतौर सियासी पार्टी एहतजाज करें, मगर सरकारी अहलकार साथ लेकर, सरकारी असला साथ लेकर, सरकारी आंसू गैस साथ लेकर जब आप हवाई फायरिंग करेंगे और आकर हमलावर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने सीएम गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अटक के ज़िले में पर्चा दर्ज पहले ही कर दिया था और बाकी भी जो लोग मुलव्विस हैं उन पे पर्चे दर्ज किए जाएंगे। कानून हरकत में आएगा क्योंकि आपने जो आग लगाई, जो जलाओ घेराव किया, जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के वसाइल और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के वसाइल इसलिए नहीं हैं, वो इसलिए हैं कि लोगों को सस्ती रोटी दें, लोगों को सस्ती चीनी दें, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बंदूकें अगवा रोकने के लिए हैं, ये रेप रोकने के लिए हैं, ये बंदूकें आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये बंदूकें इसलिए नहीं हैं कि अली अमीन गंडापुर उठाए और आपके सियासी मकासद को और आपके जो मज़मूम मज़ाइम हैं उनको पूरा करने के लिए फायरिंग करता फिरे। हम अपनी फोर्सेस के भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम किसी सिपाही को, किसी अहलकार को, किसी अफसर को आपकी अना और आपके अनाद की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आपको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप आएँ और सरकारी असला इस्तेमाल करके, सरकारी आंसू गैस इस्तेमाल करके पंजाब की फोर्सेस पर हमला करें, पंजाब की पुलिस पर हमला करें, बावर्दी अफसरान साथ लाएं। मैं
फेडरल गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त की है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनके बावर्दी अफसरान इस लॉन्ग मार्च में शरीक थे और अटक के पुल पे उन्होंने महाजाराई की पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान के साथ। तो हम बिल्कुल इस मामले में क्लियर हैं, हम डिटर्मिन्ड हैं। हमने ये फैसला किया है कि जो कोई किसी गैर कानूनी फेल में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमें पता है कि आपके पास नंबर नहीं है, आपसे लोग इकट्ठे नहीं हुए। शफकत महमूद के खिलाफ भी आपकी पार्टी कार्रवाई करने का सोच रही है। लाहौर में किसी चिड़ी ने पर नहीं मारा, आपके लोगों ने आपकी कॉल को मुस्तरद किया। पूरे पंजाब से कोई शख्स नहीं निकला। और ये जो बड़े बड़े दावे करते थे फवाद चौधरी जैसे, खुद छुपकर पतली गली से जा निकले, तो किधर हैं आपके लोग? जो खैबर पख्तूनख्वा से आप सरकारी लोग लेकर आए थे, उनके तो ड्यूटी आवर्स होते हैं, वो सियासी कारकुन थोड़ी हैं। वो तो 9 से 5 उनकी नौकरी थी। वो जब नौकरी का ओवर टाइम हुआ, जब शाम ढली, जब रात के 10-11 बजे, तो उन्होंने तो आपको मुड़ के कहा कि भाईजान हम तो सुबह 9 बजे दफ्तर आते हैं, 5 बजे घर चले जाते हैं। तो ये ओवर टाइम चल रहा है कि रात के 10 बज गए हैं। तो आपने मुड़ के देखा, आपके पास तादाद नहीं थी कि आप रेड जोन तक भी जाते। तो अपनी नाकामी और जो आपने बुलंदोबांग दावे किए, ये अवाम आपको पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। अब आपकी अपनी पार्टी में लोग मौजूद नहीं हैं जो मोबिलाइजेशन कर सकें। आप उस महाज पर भी नाकाम हो चुके हैं। हम वाज़े पैगाम दे दें, हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे अपने अफसरान के लिए, अपने एहलकारों के लिए। और जो शहीद हुए, एक कांस्टेबल जो लाहौर में शहीद हुआ, कमाल, उसकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमने शहदा पैकेज में से उसकी फैमिली के लुक आफ्टर के लिए भी ऐलान किया है। वज़ीर आला खुद गए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई, फिर सियालकोट के कांस्टेबल के घर गए। कल हमारा वफ्द फैसलाबाद का जो एक कांस्टेबल एक्सीडेंट में शहीद हुआ था, उसके घर कर्नल अयूब गादी और हमारे मकामी रहनुमा वहाँ गए और उधर भी उसकी फैमिली के लुक आफ्टर के लिए और जो बाकी उनके मामलात हैं शहदा पैकेज के, उधर जाकर उसका ऐलान किया। तो हम बिल्कुल इस मामले को ख़राब नहीं होने देंगे, आपको रोकेंगे भी। और जहाँ जहाँ आपके लोग कानून को हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। हमने आज अपने वकला को और जो हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, प्रोसिक्यूशन सर्विस वाले अफसरान को ये हिदायत की है कि ये जो अफसरान के खिलाफ एप्लीकेशंस आ रही हैं और इसको बतौर एक हिकमत अमली इस्तेमाल किया जा रहा है कि अफसरान के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं, इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। किसी को आप सरकार की ड्यूटी से नहीं रोक सकते। ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। इस मुल्क को आगे चलने दें। आपने जो तबाहकारी की है, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, आप अपने खिलाफ एहतजाज ज़रूर करें और खैबर पख्तूनख्वा के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के बाहर करें, जहाँ के हालात इतने मखदूश हैं कि हर रोज़ बच्चों की डिलीवरियाँ बाहर हो रही होती हैं। आपने एहतजाज करना है, आप BRT पेशावर के सामने करें जाकर, जिसमें अरबों रुपए के घपले हैं। आपने एहतजाज करना है, आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने करें, जहां पे रोज अरबों रुपए की डीलें होती हैं। आपने एहतजाज करना है, उसके लिए एक पुरफिजा मकाम भी मौजूद है, मालम जब्बा का। आप जाएं और सरकारी हेलीकॉप्टर में मत जाइएगा, वो लोगों के पैसों से आया है। आप सड़क पर सफर करके मालम जब्बा जाए, बड़ा पुरफिजा मकाम है, वहां जाके एहतजाज करें कि मालम जब्बा का केस अरबों रुपए का क्यों बंद किया गया। और देखिए, उनको बड़ा एतराज़ है, वो बुरा मान जाती हैं जब मैं फराग गोगी कहता हूँ। 6 अरब का उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, तो उसके अंदर उनको ये एतराज़ नहीं है कि मैंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा मेरा नाम फरज शहजादी है, मुझे फराग गोगी कह के क्यों पुकारा। तो फराग गोगी साहिबा, आपके खिलाफ भी पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुकदमात जो हैं
उनको तेज़ी से उनके मंतकी अंजाम तक कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए पहुँचाया जाएगा। आपके खान साहब जितने मर्ज़ी लॉन्ग मार्चेस कर लें, जितनी मर्ज़ी एहतजाजी कॉल्स दे दें, लोगों को पता है कि आप में नाअहली भी थी, नालायकी भी थी और आपने करप्शन भी की। तो ये करप्शन बचाओ मार्च अब दोबारा आप कहाँ से लोग लाएंगे ये खुदा ही जानता है। मगर मैं दोहरा दूं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। करप्शन के मुकदमा जो पंजाब में हैं, हम आपके खिलाफ उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम अपनी फोर्सेस, अफसरान, अपनी सपा, अपने आईजी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनकी कानूनी मावनत भी करेंगे। और बतौर वज़ीर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम भरपूर काबीना भी दफा करेगी अपनी सपा का, अपने आईजी का, अपने अफसरान का, अपने एहलकारों का। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपकी बातों में भी लगता है कि आपने भरपूर तैयारी कर ली है सेकंड फेज के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लेकिन आपकी जो तैयारी है, जो साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केसेस थे जो आपने एंटी करप्शन में एक दरख्वास्त दायर की, वो कहाँ तक पहुँची, और बाकी मज़ीद जो गुजरा के हवाले से है और गवर्नमेंट के हवाले से जो एंटी करप्शन है या नैब है, वो कब हरकत में आए? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपको पता है कि गौहर नफीस के हटाए जाने के बाद एक कंफर्म डीजी एंटी करप्शन तैनात अभी नहीं किया गया था। 4 दिन कबल आज से राणा जब्बार साहब को डीजी एंटी करप्शन के ओहदे पर तैनात किया गया है और उनके ऑर्डर हो गए हैं और उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो एक ऑनेस्ट, अपराइट और शरीफ अफसर हैं और उन्हें कहा गया है कि जो जो करप्शन के मुकदमात हैं उसमें कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ की फराहमी को इंश्योर किया जाए, मगर जहाँ पर गबन हुआ है, जहाँ पर फ्रॉड हुआ है, जहाँ पर करप्शन हुई है, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। उनको ये मैंडेट दे दिया गया है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने करप्शन की, अवाम का पैसा लूटा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा अता भाई, यहाँ पर अभी बात करें तो फराह खान के हवाले से आप कह रहे हैं किन केसेस, कोई केसेस आपके पास आए होंगे, किन केसेस के हवाले से इंक्वायरी होने जा रही है, और दूसरा अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, उसके हवाले से क्या इकदाम करने? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो आमदन से ज़ायद असासों का केस है, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाने का केस है, हाउसिंग सोसाइटी का केस है और हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जहाँ जहाँ पे कमीशन लिए गए ठेकों के अंदर, तो वो तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा, जो महंगाई के हवाले से मामला है, हुकूमत ने आटे के ऊपर जो 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी देने का फैसला किया था, आटे का थैला 10 किलो का 490 रुपये पर बरकरार रहेगा, जिसकी मार्केट में कीमत 650 रुपये है। और वो कुछ शिकायत हमें मौसूल हुई थी कमालिया से, फैसलाबाद से, मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया, उसको हमने फिर चेक किया तो कुछ जगह पर 800 रुपये का जो थैला फ़रोख्त हो रहा था उसको वापस लेके आया गया है 490 पर। और फूड डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भरपूर हिदायत हैं कि वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियादों पर इस पर ब्रीफिंग लेंगे जो अशियाए खुर्दोनोश हैं। और आप देखिए कितने अफसोस की बात है, एक पोल्ट्री फार्म की वीडियो वायरल की गई जिधर लोग मुर्गियां लूट रहे हैं और कहा गया कि ये वज़ीर आला का पोल्ट्री फार्म है, महंगाई के सताए अवाम ने हमला कर दिया। और वो देखिए, ये इस तरह की वीडियोस, आपके पास इस तरह की भी बहुत वीडियोस होती हैं और भी तरह की बड़ी वीडियोस होती हैं। तो ये वज़ीर आला का ना उससे कोई ताल्लुक है, ना उनका कोई ऐसा फार्म है, ये व्हाट्सएप पे वायरल किया गया। हम बाकी भी देखिए, घी की सब्सिडी के हवाले से भी हुकूमत ने फैसला किया है। बहुत जल्द वज़ीर आला एक पैकेज का ऐलान करेंगे जिसमें घी और चीनी, ये 2 एसेंशियल आइटम्स की कीमत में कमी करके तो इसमें भरपूर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हर ज़िले में, देखिए हमें कहा जाता था इनके दौर में भी कि हमारे दौर में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी बड़ी फाल थी, लोग बाकायदा जाकर बाज़ारों में, गली मोहल्लों में, करियाना स्टोरों पर जाकर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें चेक करते थे, तो वो भी फाल उनको कर दिया गया है। अनकरीब वज़ीर आला एक बड़ा ऐलान करेंगे। मगर हम समझते हैं कि आटा जो एक बेसिक कमोडिटी है, और मैं आपको बताऊं, हमने रिकॉर्ड मुद्दत में जो आटा प्रोक्योर किया है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। 50 लाख टन आटा
हमने प्रोक्योर किया। केपी के गवर्नमेंट की डिमांड है कि उनकी प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हुई। हमारे भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अब उनकी डिमांड आ रही है कि 20 लाख टन आटा या 2 लाख टन आटा, कभी कहते हैं कि जी एक तादाद कभी दूसरी, वो हमें गंदम फराहम की जाए। देखिए उनकी फॉर्मल रिक्वेस्ट आई है और ये हमारी जिम्मेदारी है पंजाब की कि वो बाकी सूबों की भी ज़रूरियात पूरी करें, हम इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मगर मैं महमूद खान साहब को कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया पर आकर बहुत तल्ख ज़बान इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमें लेटर भेजते हैं कि गंदम फराहम की जाए। हम ज़रूर करेंगे, मगर आपके अपने टारगेट भी थे, आपने भी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट है वो करनी थी, तो आपका सूबा क्यों नाकाम रहा है। बहरहाल कतई नज़र इस बात से हमें वज़ीर आज़म की भी हिदायत है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इधर जहाँ तक मैंने तक की है, आप यंगेस्ट इतने अहम पोर्टफोलियो पे मिला है और आप यंगेस्ट हैं, इतनी एज में किसी को इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं मिला। एक तो ये सियासत होती रहेगी लॉन्ग मार्च का जो फेज है, आप ऐसी क्या अपनी वजारत में रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक आवाम से होगा और लोग अतात आर्डर को एज अ इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब याद रखें कि यंगेस्ट वजीर आया था, उसने अपनी वजारत में परफॉर्म किया था। सियासी मामला चलते रहेंगे, कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा अगर डिस्कस। कल मेरे साथ सरदार अवैस खान लगारी मौजूद थे, तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी आपने जब हल्फ लिया था तो आपकी उम्र कितनी थी। तो उन्होंने कहा जी मैंने 31 साल की उम्र में हल्फ लिया था वफाकी वजीर का। तो वो अपनी बात कर रहे थे। बहरहाल मैं देखिए अभी तक पोर्टफोलियोज़ का फैसला इत्तेहादियों की मशावरत के साथ आने वाले दिनों में होगा। मेरा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम देखेंगे। ये इब्तदाई जो काबीना का ऐलान किया गया है, इसके बाद सेकंड फेज़ में काबीना की तश्कील मुकम्मल की जाएगी और जब वो मुकम्मल की जाएगी तो पीपल्स पार्टी के साथ बाकी इत्तेहादियों से पूछ कर पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो वज़रा को असाइन किए जाएंगे। फ़िलहाल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस है। और देखिए इसमें बहुत मामलात हैं जिसमें बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उसमें 3 साल में इतना इजाफा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक नया कॉन्सेप्ट आया है शूटर्स का। गैंग्स बाहर बैठे हैं बैरून मुल्क, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए यहाँ पर अदा करके आप बंदा मरवा सकते हैं। ये हकीकत है। और ये बिलाल यासीन साहब के साथ जो हुआ, गुजरांवाला में ये मामलात हो रहे हैं। तो ये गैंग्स बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं, एक तरजीह ये है। और देखिए रेप का वाकया जो चूनिया में हुआ, आज भी वज़ीर आला ने उसकी ब्रीफिंग ली है। 13 साल की बच्ची को बाप को उसके सामने बांध के ज्यादती का निशाना बनाया गया। उस पर मैं कल कसूर जा रहा हूँ और वहाँ मुतलका अफसरान के साथ बैठ के जिस तरह ज़ैनब के केस को हल किया था, हम इंशाल्लाह पूरे कारबंद है कि उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद रुक जाए, मैं इस पर ज़रा बात हुई है तो मैं ज़रा इस पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनूबी पंजाब में कच्चे के इलाके में, जो यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात जनूबी पंजाब से वो बखूबी जानते हैं कि कच्चे के इलाके में पिछले 3.5-4 साल से एक अमाजगाह बन गई है दहशत गर्दों की, डकैतों की। और वो कच्चे के इलाके से निकल के पूरे पंजाब में ऑपरेशन करते हैं और कत्ल गारत, डकैती की वारदातें, रेप, ख़वातीन के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, तो उसकी भी हिकमत अमली जल्द बनाई जाएगी। ये मेरी तरजीहात में शामिल है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सूबे का अमन अमान बहाल रहे। स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है कि आप देखते हैं कि आपकी गली मोहल्लों में आए रोज़ किसी की पर्स स्नैचिंग हो गई, किसी का मोबाइल छीन लिया गया, किसी की गाड़ी चोरी कर ली गई। इस पर भी फोकस है। देखिए हम अच्छे अफसरान लेके आए हैं। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, जिन्होंने उस बच्चे को बाजियाब करवाया। और वो इनसाइड जॉब थी, वो फैमिली वालों ने ही अगवा किया था। जो उस बच्चे की नानी थी, वो सेकंड फैमिली जो उनकी थी। और उसमें देखिए मैं समझता हूँ कि ये लाहौर पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और DIG इन्वेस्टिगेशन को भी शाबाश है, CCPO साहब की टीम को भी शाबाश है। कामरान आदिल साहब ने जो किरदार अदा किया है, यही पुलिस फोर्स का काम है। हम अच्छे अफसरान लगाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। वरना 4 दिन TV पे एक इशू चलता है, 5वें दिन किसी को याद भी नहीं होता कि कोई वारदात भी हुई थी। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और उस मजदूर बाप जिसके सामने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की गई चूनिया में, ये हमारी उनसे भी कमिटमेंट है
कि हम इस इशू को डाई डाउन नहीं करने देंगे, आपको डेली ब्रीफ किया करेंगे कि ये वाकया हुआ और उसके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कल कसूर जाके इस पर ब्रीफिंग भी ली जाएगी और तमाम इक़दाम किए जाएंगे। जी अदनान भाई, देखिए आपका बड़ा, अदनान साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए वो थोड़ा जिहा म्यूजिक में दे दियो पंजाबी टच सुना था और वो पंजाबी टच हमने देखा भी धरनों के दौरान। तो वो कभी पंजाबी टच आता है तो उसके बाद कान में कोई कहता है जी मजहबी टच दे दें। तो ये नौसरबाजों का जो टोला है जिसका काम ही ये है कि कभी मजहबी टच देना, कभी नाच गाने की तरफ लोगों को लेके जाना, तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ सियासत करें और आके अवाम की आपने खिदमत नहीं की, हम कर रहे हैं, हमारे रास्ते में रोड़े मत अटकाएं। और आपने अमर बिल मारूफ का नारा लगाया और ख़ुद आपके जो मामलात हैं वो अमर बिल मारूफ, काश आपने फरा गोगी साहिबा को और अपने घर बनी गाला भी बता दिया होता कि अमर बिल मारूफ क्या होता, उसका दर्स दिया होता तो उनको पता होता कि अमर बिल मारूफ के तहत हमने करप्शन नहीं करनी, हमने तोशे खाने की घड़ी नहीं बेचनी, हमने अफसरान को पैसे लेकर तैनात नहीं करना। और ये जो मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जो अफसर पैसे दे के लगेगा ना वो क्राइम कंट्रोल नहीं करेगा, वो पहले कोशिश करेगा कि अगर मैंने 3 करोड़ दिया है वो मैं 6 करोड़ 7 करोड़ कमाऊंगा तो मेरा हिसाब बराबर होगा। इसलिए क्राइम कंट्रोल इस सूबे में नहीं हुआ क्योंकि जो अफसरान लगाए गए थे, जो उन्होंने तावान दिया था वो उन्होंने वापस करना था। तो आप पूछ लेना हमने जो अफसरान लगाए हैं उसका क्या म्यार है, आपके सामने है। और एक खातून अफसर भी हमने लगाई, उस पर बड़ी चहमगोइयाँ हुई। देखिए खवातीन को और खवातीन अफसरान को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी और अगर वो कमांड की पोजीशन पर भी आना चाहें तो ये ओपन मेरिट का सिस्टम है ट्रांसफर पोस्टिंग का। देखिए उस पे बात हो सकती है, उस पे तहकीकात हो सकती हैं, वो खुद भी इसका जवाब दे रही थी, मगर आपको मैं ये बात बिल्कुल गारंटी करना चाहता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी करप्ट अफसर की कोई जगह नहीं है। और वज़ीर आला की ये हिदायत हैं, अफसरों को जब फील्ड में भी भेजते हैं ये कह के भेजते हैं कि आपने वज़ीर आला को नहीं देखना, आपने हमें नहीं देखना, आपने एक गरीब मजदूर को, गरीब किसान को और एक शहरी को देखना है जिसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है। जी इस बात की इतलात है कुछ साबिक जो सूबाई गुजरा हैं लॉन्ग मार्च में उन्होंने खुद राब्ते किए कि हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं ताकि बहुत सारे मामलात से बच जाए। तो इस बात में कितनी सदाकत और कितने लोग हो सकते हैं? देखिए महमूद रशीद साहब ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने वो स्टोर दिखाया भी जिधर वो छुपे हुए थे, मैं स्टोर में हूँ। और जब स्टोर का जिक्र किया तो उन्होंने थोड़ी अपनी लोकेशन, देखिए जवाबदेही होती है ना पार्टीज के अंदर कि आपने कितने लोग निकाले। जब आप नाकाम हो जाएं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि यार चलो गिरफ्तारी होगी, कोई बंदा पकड़ के मुझे लेके जाएगा। अब अदलीब अब्बास साहिबा ने भरपूर कोशिश की पुलिस वैन में बैठने की, उन्हें उतारा फिर बैठ गई, फिर उतारा फिर बैठ गई। तो अगर उनको सैर व तफरी का शौक है तो हम कोई रेट तय कर देते हैं, जो पेट्रोल के ऊपर थोड़े से और पैसे लेंगे तो पुलिस वैन में लाहौर की उनको सैर करवाना अगर मकसूद है तो वो बिल्कुल उसका इंतजाम किया जा सकता है। जो गश्त पे पुलिस की गाड़ियाँ निकलती हैं, किसी एक में अगर वो सवार होना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, हम उनसे थोड़ा सा खर्चा लेंगे जो सरकार के ख़जाने में हम जमा कराएंगे। बाकी सैर व तफरी उनका हक है। महमूद रशीद साहब ने खुद गिरफ्तारी दी थी, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। जी देखिए मैं वो 6 महीने बाद फैसला करूँगा। मेरा आबाई इलाका गुजरांवाला है जहाँ से मेरे छोटे भाई बिलाल फारूक तारड़ MPA हैं और हमारा वहाँ पे एक पुराना सियासत का सिलसिला भी है। और वो जो हमला बिलाल साहब पे भी हुआ था उसकी भी तहकीकात जारी हैं क्योंकि बिल्डिंग पे स्ट्रेट फायर किए गए थे, उनका फोरेंसिक एनालिसिस भी करा लिया गया है और जल्द इंशाल्लाह उस केस की पेशरफ्त के हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। और जी भाई मेरा ये सवाल है कि एक मतलब फिर ये तैयार हैं लोग हमारे पार्ट 2 फिल्म देखने के लिए, रास्ते बंद होंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, लोग घरों में रुके रहेंगे, छुट्टियां होंगी। और दूसरी बात ये है कि पंजाब में नंबर ऑफ गेम क्या है, अगर जो तरीके साहब के जो 5 मखसूस से जो सीटें शामिल हो जाती हैं और दूसरा जो मुनेवर अरकान है नून लीग के वो भी अपना वोट नहीं कर सकते, तो क्या नंबर ऑफ गेम है? देखिए जो नंबर गेम है, हम इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से
174 पे पहुंच चुके हैं, उनकी तादाद हमारे से बहुत कम है और हमने PTI के अरकान के साथ राब्ते तेज़ कर दिए और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारे इस वक्त राब्ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस है उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होता, वो खुफिया रायशुमारी है, सीक्रेट बैलेट है, तो उसकी भरपूर तैयारी जारी है और हम इंशाल्लाह उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछली दफ़ा जल्दी जल्दी तिलावत करा के 5 मिनट के अंदर सेशन रैप अप किया गया, तो वो इस दफ़ा हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और दूसरा देखिए, गर्मियों की छुट्टियां वैसे हैं बच्चों को, मगर फिर भी लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और शहरियों को कोशिश की जाएगी किसी किस्म की आमदो रफ्त में तंगी ना हो। और हम इंशाल्लाह, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि दोबारा आएंगे, मतलब एक लॉन्ग मार्च आप निकालते हैं इतनी तैयारी के साथ और पूरे लाहो लश्कर के साथ, और उसके बाद आप बिल्कुल पसपा होके नाकाम होके वापस लौटते हैं। तो वो सुना था लौट के बुद्धू घर को आए, तो लौट के बुद्धू पेशावर को गए, ये पहली दफ़ा देखा है। तो पूरी तैयारी है इंशाल्लाह, किसी को तंगी नहीं होने देंगे। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक। गवर्नर को तैनात कर दिया गया, आपकी हुकूमत के खिलाफ जो अदालत में दरख्वास्तें हैं, क्या वो गैर फाल हो जाएंगी कि उनका कोई फैसला आ सकता है? और दूसरा ये बता दें कि ज़िमनी इंतखाब में सीट होने वाले अरकान को उतारा जाएगा कि यहाँ कुछ अच्छे उम्मीदवार आप अपनी जमात से भी शामिल लाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है आप खुद भी उम्मीदवार कि गवर्नर की तैनाती जो है, लाहौर में पहले आजमा लिया एक बार। अच्छा, वो गवर्नर की तैनाती क्योंकि हुकूमत की तरफ से हुई है तो बहुत सारी दरखास्तें गैर फाल हो जाएंगी और हमारी ये तवक्को है कि अदालत भी, हमेशा उन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर फैसला किया है, तो अदालतें इस पर अपना फैसला दे देंगी जो कि काबिल कबूल होगा। जो मेंबरान हैं जो डी सीट हुए, वो हमारे लिए हमारे मोहसिन हैं, ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार वहाँ पर नहीं होगा, उनको मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह टिकट जारी की जाएगी और उनकी भरपूर इलेक्शन कैंपेन लड़ी जाएगी। और बहुत जगहों पे ना मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा ना PTI का होगा, अल्लाह के फजल से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन एक भरपूर कैंपेन होगी और इंशाल्लाह ये सारे मेंबरान दोबारा जीत कर वापस आएंगे। पेट्रोल 30 से 35 लीटर बढ़ा, उसके असरात ये आए हैं कि हर चीज़ की कीमत में, चाहे वो किराए हैं या सब्जियों के रेट है, दूध है, दही है, हर चीज़ के रेट में कितना इजाफा हो चुका है। आम बंदा चाहे वो मजदूर है या तनख्वाहदार है, उसके लिए घर का खर्च जमा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की आपने बात कर दी कि वो तशरीफ दी जा चुकी है, लेकिन हमारी जो फालियत है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। इस हवाले से अवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हमने नहीं चल सकती, इसका जो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आटे पे जो पॉलिसी ली गई वो आसान फैसला नहीं था। सरकारी ख़जाने से 200 अरब की सब्सिडी, बहुत बड़ी और ख़तीर रकम है, वो दी गई। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद अशियाए खुर्दनोश पे वज़ीर आला ख़ुद पॉलिसी का ऐलान करेंगे और उसमें कमी वाक़ई की जाएगी। और देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो इमरान नियाज़ी साहब की कश्ती डूब रही थी, जाते जाते उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही थी, इधर सब्सिडी दे दी, इधर मज़ीद कमी कर दी। हालांकि उलट होता है, जब बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो आप यहाँ पे भी इजाफा करते हैं। वो ट्रैप था और जाते जाते समरी भी मूव कर गए इजाफे की। तो देखिए, हम तो 3.5 साल से जेलों में थे, अपोजिशन बेंचेस पे थे। इमरान नियाज़ी साहब की तबाहकारियों और जो उन्होंने मईशत की बर्बादी की, हमने अब उसको संवारने का बेड़ा उठा लिया है और उसमें जो मुश्किल फ़ैसले होंगे वो खाली मुश्किल फ़ैसले नहीं होंगे, हर मुश्किल फ़ैसले के साथ एक रिलीफ मुंसलिक होगा। जो सब्सिडी अशियाए खुर्दनोश पे देंगे वो माजी में कभी नहीं दी गई और ये नहीं करेंगे कि उस्मान बुज़दार ने कभी सब्सिडी नहीं दी। 3 अरब रुपए की सब्सिडी चीनी की एक्सपोर्ट पे दे दी अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। हम वो काम करेंगे, वो सब्सिडी देंगे जो एक आम शहरी और आम आदमी तक पहुंचे। आटा अगले 48 घंटों में आपको नजर आएगा कि पूरे पंजाब में इंशाल्लाह 490 रुपए का 10 किलो का थैला मिलेगा। और जहां कोई गिरां फरोशी हुई या जहां पे आपको नजर आया ओवर प्राइसिंग,
वहाँ पे इंतज़ामिया को हिदायत हैं कि गिरफ्तारी समेत तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करें। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अवाम की जेब पे डाका डाले। ये इलेक्शन हो रहा है 20 हल्कों में पंजाब के, लाहौर में इसमें 4 सूबाई हल्के हैं, तो ये एक टफ जो है आगे एक टाइम है पोलिटिकली, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से किस तरह आप इसको जो है देख रहे हैं, क्योंकि लाहौर का जो है वो महज दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पंजाब में बाकी सीट्स जो है 16 और 4 लाहौर, इसको कैसे आप इसमें सर ये भी कह रहे हैं कि केपीके के जो वजीर आला हैं उन्होंने कहा है कि हम फोर्स लेके आएंगे अपनी, अगर लॉन्ग मार्च का जो दूसरा फेज है वो होता है, सर आप उसको रोकेंगे, वो फोर्स लेके आएंगे, क्या इस तरह ये मुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं एक और तसादुम? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से लास्ट टाइम जब NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो PTI के पास उम्मीदवार नहीं था। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ। चीमा साहब ने अपने कागजात खुद मुस्तरद करवाए, फिर अपनी बेगम साहिबा मुसरत साहिबा के कागजात मुस्तरद करवाए, वो मुसरत से मुस्तरद हो गई। तो ये उनकी पॉलिसी थी सोची समझी, जिसके तहत लाहौर में इलेक्शन लड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो चाहे मलिक असद खोखर साहब हों, वो चाहे अमीन चौधरी साहब हों, वो चाहे नज़ीर चौहान साहब हों, तो मुझे तो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मुकाबला तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग नून में हुआ था। अब हमारी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा ज़िमनी इलेक्शन होगा। अल्लाह ताला के फजल से हम पुरएतमाद हैं कि हम इंशाल्लाह वाज़े बरतरी इसमें लेंगे और अमन अमान भी कायम रखा जाएगा। और ये भी मैं वाज़े कर दूँ, इन अराकीन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई या शरारत करने की कोशिश की या इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक कानूनी टीम तश्कील दी है। तो वो फिर जो पर्चे होंगे वो इलेक्शन के बाद ही वो लोग बाहर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लाहौर में बड़ी अच्छी टीम मौजूद है, बहुत अच्छी टीम मौजूद है, और अमन अमान बहाल रखने के लिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत होंगी उन पर मनोन अमल किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इंतज़ामिया, पुलिस के साथ बैठ के उस कोड ऑफ कंडक्ट पे इत्तफाक करें। आपका जो सवाल है, IG खैबर पख्तूनख्वा को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आपके अगर मुसल्ला लोगों ने पंजाब पर हमला करने की कोशिश की, आपके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा और हम इंश्योर करेंगे कि आगे आपके करियर रिकॉर्ड में ज़रूर कुछ रेड फाइलें लगें, और आपने अगर कोई गैर कानूनी हरकत की तो फेडरल गवर्नमेंट ये हक रखती है और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।